प्रयागराज महाकुंभ से एक व्यक्ति अपने बेटे को दिल्ली में फ़ोन मिलाता है। जैसे ही फ़ोन मिलाता है, लेकिन वह कुछ बात नहीं कर पा रहा था। इधर से वह रोने लगता है। बेटा अपने बाप को रोने की आवाज़ सुनने के बाद वो थोड़ा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। कहता है कि पिताजी, क्या हुआ? तुम क्यों इतना रो रहे हो? क्या परेशानी है? कुछ बताओ। फिर पिता और जोर जोर से रोने लगता है, फोन पर ही दहाड़े मारकर रोने लगता है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि बाप अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ को तलाश रहा हूँ, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही है। अचानक से कहीं लापता हो गई है और भीड़ का शायद हिस्सा बन गई है। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैंने तुम्हारी मां को तलाश करने की कोशिश नहीं की है? प्रयागराज का कुंभ का क्षेत्र है जहां मैं कोने कोने में उसे तलाश रहा हूं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। अब बेटा जैसे ही यह सुनता है, बेटा भी घबराने लगता है, लेकिन अब घबराने से कोई फायदा नहीं था। अब वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही यह बेटा अपने बाप को तसल्ली देता है, उसके बाद पिता शांत हो जाता है और कहता है कि तुम जो भी प्रयास कर सकते हो वो प्रयास करते रहो, और यहाँ जो आसपास में कोई पुलिस थाना हो या लोग हो, उनसे पूछो कि माँ कहाँ पर है। बेटे ने जैसे ही बाप को तसल्ली दी, उसके बाद बेटा फिर अपने छोटे भाई से बातचीत करता है और कहता है कि माँ कहीं महाकुंभ में गुम हो गई है, माँ मिल नहीं रही है। पिताजी कह रहे हैं कि माँ भीड़ का हिस्सा बन गई है। पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। इसके बाद वे दोनों बच्चे अपने मामा जी को फ़ोन करते हैं। मामा जी से कहते हैं कि मामा जी, जितनी जल्दी हो सके कुंभ चलते हैं। असल में माँ वहाँ गुम हो गई है। पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, और हम लोग मिलके उन्हें कैसे भी उन्हें ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अब यहाँ से दोनों बेटे अपने मामा जी के साथ कुंभ में पहुँच जाते हैं और यहाँ से वे माँ को तलाश करना शुरू करते हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद माँ मिलती जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, इस रूप की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। दरअसल उनकी माँ का कत्ल हो चुका था, और कत्ल का पुलिस ने जो खुलासा किया, एक एक कड़ियों को जब जोड़कर देखा गया तो कातिल का नाम जब सामने आता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार ऐसा क्यों और किस लिए किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन में कहानी आज। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से। दरअसल यहाँ का रहने वाले एक व्यक्ति का नाम होता है अशोक। अशोक दरअसल एमसीडी दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करता है। उसकी पत्नी, जिसका नाम मीनाक्षी है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार अपने पति से कह रही थी कि देखो कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते ही नहीं हो। क्या हम दोनों नहीं चल सकते?
जब पत्नी अपने पति से बार बार यह कह रही थी, तो आखिरकार पति ने कुछ दिनों की छुट्टी की व्यवस्था की, और छुट्टी की व्यवस्था होने के बाद 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है और सीधा महाकुंभ के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी को लेकर वह महाकुंभ में पहुंचता है और वहां जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वे स्नान वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं, और अचानक ही भीड़ का एक बड़ा सा रेला आता है, और रेला आने के बाद उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता रहता है, लेकिन उसकी पत्नी भीड़ के साथ गायब हो जाती है। तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब आसपास में कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा था। वह ढूंढते हुए एक पुलिस वाले के पास जा पहुंचा। कहने लगा कि साहब, मेरी पत्नी मेरे साथ ही यहाँ पर नहा रही थी, लेकिन अचानक हम लोग पानी से बाहर निकले। इस बीच अचानक से भीड़ का एक रेला आया और वो भीड़ में कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं रही है। आप मेरी मदद कर दीजिए। वहां से भी उसे कुछ मदद नहीं मिलती है। उसके बाद वो खोया पाया केंद्र पहुंचता है। खोया पाया केंद्र में जाने के बाद वे अपनी पत्नी के बारे में इधर उधर लोगों से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद वहां से निकल आता है। फिर वो फील्ड में जाता है और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद वो अपने बेटे को फोन लगाता है, क्योंकि घर पर 3 बच्चे पड़े हैं। बड़े वाले बेटे को फोन करके कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ कहीं गायब हो गई है। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैंने तुम्हारी माँ को तलाश नहीं किया है? आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं? पिता अपने बेटे के सामने जब रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है, तब बेटा कहता है कि पिताजी, बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, आप बिल्कुल भी मत घबराओ। पापा की उम्र लगभग 38 साल के आसपास थी, और उसकी माँ की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। पिताजी दिल्ली नगर निगम में, दिल्ली कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। अब ऐसी स्थिति में जो लड़के ने, जिसका नाम अश्वनी होता है, अपने भाई आदर्श से कहता है कि पापा का फोन आया है, पापा बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसलिए हम लोगों को भी महाकुंभ चलना चाहिए अपनी माता जी को ढूंढने के लिए। पिताजी को मदद करनी चाहिए, पिताजी की मदद करनी चाहिए। वो अपने मामा जी को फोन करते हैं, यानी कि प्रवेश को फोन करते हैं। प्रवेश, आदर्श और अश्वनी तीनों मिलकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए वाहन पकड़ते हैं, और वो सीधे उतरते हैं प्रयागराज जंक्शन पर। वहां पर जाने के बाद तीनों के हाथ में एक एक फोटोग्राफ होता है, और फोटोग्राफ लेने के बाद वे स्टेशन पर से गुजरने वाले हर व्यक्ति के पास जा रहे थे कि क्या तुमने इन्हें देखा है? इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली में त्रिलोकपुरी में वे रहती हैं। इस तरह की अलग अलग पहचान, अलग अलग जो भी हुलिया था, वो बताने और अपनी माता का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे से संपर्क भी बनाए हुए थे। उन्हें यह भी डर लगा रहा था कि भाई छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि छोटा भाई भी गुम हो जाए। ऐसे करते करते ये फिर एक थाने से दूसरे थाने, फिर तीसरे थाने, और फिर जहां जहां भी इन तीनों को मौका मिल रहा था, अश्वनी, आदर्श और उनके मामा जी प्रवेश, वे हर जगह जा रहे थे।
थाने चौकी वगैरह। जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा था, कोई भी ऐसा आदमी दिखाई दे रहा था जिससे मदद मिल सकती हो। उनके एक हाथ में तख्ती लगी हुई थी। तख्ती पर माँ का फोटो था और फोटो लेकर वो ऐसे घूम रहे थे। खोया पाया केंद्र जाते हैं। खोया पाया केंद्र जाने के बाद भी वहां जाकर अपनी माँ का नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, कहाँ से आई, कब आई, कैसे गुम हुई, और पूरी जानकारी देने के बाद यहाँ से दारागंज थाने पहुंच जाते हैं। दारागंज थाने पहुंचने के बाद जैसे ही फोटो दिखाते हैं पुलिस वालों को, तभी एक पुलिस वाले की नज़र उस फोटो पर पड़ जाती है। उस फोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूसी थाने में एक महिला मिली है। तुम्हें वहां जाना चाहिए, वहां जाकर वहां की पुलिस से बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारी माँ वहां मिल जाए। बच्चों को तो बस एक उम्मीद की किरण ही चाहिए थी। उनको बस यह था कि कहीं से और कुछ भी हो जाए, माँ मिल जाए, और इसके लिए वे सीधे झूसी थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एसएचओ का इंतजार कर रहे होते थे। एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह को मिलकर अपनी पूरी कहानी वो बयां करते हैं। कहते हैं कि हमारी माँ का नाम मीनाक्षी है, दिल्ली में रहती हैं और पिताजी के साथ वे गंगा स्नान करने के लिए आई थी महाकुंभ में। लेकिन अचानक से वे लापता हो जाती हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। हमारी माताजी को ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह ने उस महिला का फोटो देखा, फोटो देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल 19 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वाकया था। इसी झूसी थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है आजाद नगर। आजाद नगर के पास ही एक बस्ती लगती है, केवट बस्ती, और केवट बस्ती के पास एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मोहन नाम का एक किराएदार होता है, उसको टॉयलेट जाना था, बाथरूम जाना था। वो जैसे ही बाथरूम में जाता है, सुबह 6:30 बजे के आसपास 19 फरवरी 2025 को उसने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी। वो महिला खून से बुरी तरह लथपथ थी। जगह जगह वहां पर ब्लड फैला हुआ था, और वो इसी ब्लड को देखने के बाद मोहन बहुत जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। इस मकान के अंदर, इस लॉज के अंदर में दो और किराएदार रहते हैं, एक पुलिस वाला रहता है। तीनों दौड़कर जब मौके पर पहुंचते हैं, अब यह आवाज न केवल इस लॉज तक थी, बल्कि आसपास जितने भी जगह थे, दुकानदार वगैरह थे, वे सब तक आवाज पहुंचती है। सुबह के 6:30 बजे लोग दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने जो महिला को अपनी आंखों से देखा, सब लोग देखते रह जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल महिला की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उसको पहचानने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उस मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने धारदार हथियार से महिला के शरीर पर बार बार वार किए थे, और इस तरह महिला को मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन है कातिल और महिला कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को 72 घंटे के लिए
एक जगह रख दिया जाता है। जैसे कि हर मामले में गुमशुदगी वाले में कुछ ऐसा ही होता है कि 72 घंटे तक जो अनजान लाशें होती हैं, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है, तो उनके परिवार वालों का, किसी के रिश्तेदारों का बहुत घंटे तक इंतजार किया जाता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन या किसी सामाजिक संस्था की मदद से या फिर अपने आप से वे खुद अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटे का समय हुआ नहीं था और यह बात 20 फरवरी को थी। वे ढूंढ रहे थे 21 फरवरी को। यह उस एसएचओ के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद एसएचओ कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को आप पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाओ और वहां जाने के बाद जो महिला मिली है, जो एक लॉज के अंदर जिस महिला की लाश मिली है, उस महिला को दिखाओ। हो सकता है कि ये उसको पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है कि इनका उनसे कुछ लिंक हो। जैसे ही वो दोनों बेटे अपने मामा जी के साथ पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सबसे पहले उनकी नज़र साड़ी पर पड़ती है। साड़ी को देखते ही वे जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। दरअसल साड़ी देखकर ही वे पता चल गया था, क्योंकि वह साड़ी तो माँ खास मौके पर जरूर पहना करती थी। अब वे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहे थे, क्योंकि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ की किसी ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। हत्या किसने की, यह एक सवाल था। जब ये एसएचओ के बाद ये बात पता चलती है, पहुंचती है उपेंद्र प्रताप सिंह, तो वे कहते हैं कि तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, इस मामले की सघनता से जांच की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल का सुराग निकाल लिया जाएगा। अब इसके बाद जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा गया कि एक आदमी है, उसके साथ यह महिला थी और उस आदमी को उस सीसीटीवी में बच्चों को दिखाया गया और पूछे कि ये कौन है, तो बच्चे कहते हैं कि ये उनके पिताजी हैं। जब पिताजी यानी कि अशोक, जो कि एमसीडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी हैं, जब पुलिस वालों को तसल्ली हो गई, अब ये जिस जगह पर लॉज में रुके थे, पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने लॉज मैनेजर से पूछा क्या उन्होंने कोई आईडी वगैरह दी थी, तो उसने कहा आईडी तो नहीं दी। 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास उस लॉज के अंदर वे आए थे और लॉज में पहुंचाने वाला एक राहगीर होता है, अनजान व्यक्ति होता है और जो उन्हें देखकर मदद करने लगता है। उसका नाम सुरेश बिंद होता है। सुरेश बिंद से वे कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें कहीं पर 4-5 घंटे के लिए कमरा दिलवा दो। वैसे भी 4-5 घंटे ही रुकना है, सुबह को हमारी ट्रेन बहुत जल्दी है, हम ट्रेन से निकल जाएंगे। सुरेश बिंद ने कहा तुम परेशान मत हो, मेरी जानकारी में एक लॉज है, आप वहाँ चले जाना और वहाँ जाने के बाद आराम से रह लेना। किराया भी बहुत कम है, 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये देने के बाद जब उनसे आईडी मांगी जाती है तो वे कहते हैं भैया थोड़ी देर के लिए तो रुकना ही है, अब क्या आईडी लोगे? बोले नंबर नोट करा दीजिए। तो उसने कहा कि हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हम दिल्ली से आए हैं। इतना तो उन्होंने ज़रूर बताया था। जाकर रुक जाते हैं और रुकने के बाद फिर अब पुलिस आगे की कहानी को जोड़ने की कोशिश करती है।
कि आखिरकार कैसे जुड़े हत्या का ये तार। तभी उन दोनों लड़कों से, अश्वनी से और उसके जो भाई होता है आदर्श से, पुलिस कहती है कि अपने पिताजी से बात कराओ और उन्हें बुलाओ। पिताजी को किसी जगह पर बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर पहले से ही मौजूद थी। अचानक से वहां अशोक आ जाता है। पुलिस उस अशोक को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और पूछताछ करती है। और पूछताछ करते हैं कि जब तुम उस होटल के अंदर आए थे, उसमें रुके थे, तब तुमने आईडी क्यों नहीं दी और अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? बस ये बात बता दो। पहले तो अशोक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती शुरू की, अपने तरीके से पूछताछ किया, तो अशोक ने बताया कि रात 1 बजे के बाद की बात है। वो बाथरूम जाती है और उसने अपनी पत्नी को मौका देखते ही चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हत्या क्यों की? बस यही एक सवाल था। इसके पीछे क्या कारण था? तो वो बताता है कि अशोक का दिल्ली में ही किसी महिला के साथ अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो जाती है और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर अक्सर क्लेश होता रहता था। पति और पत्नी जब आपस में रोज रोज लड़ाई झगड़ते होते थे कि तुम उस महिला से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, लेकिन पति ने जिद पकड़ ली थी कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूंगा। और जब उसकी पत्नी ने रोकना टोकना शुरू किया, तब उसने सोचा कि क्यों ना पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उधर पत्नी जिद कर रही थी कि महाकुंभ में जाना है, स्नान करना है, सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। वो अपनी पत्नी को स्नान कराने के बहाने लेकर आता है। बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड करता है, दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे रिश्ते देखिए कितने अच्छे हैं, कितने ठीक ठाक हैं। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई जिद नहीं है, आराम से चल रहे हैं। उसकी पत्नी को भी एहसास नहीं था कि यह जो कुंभ का स्नान होगा, यह उसकी जिंदगी का आखिरी स्नान है। वहां उसका पति उसे मौत के घाट उतार देगा। पुलिस ने उस आरोपी यानी कि उस सफाई कर्मचारी अशोक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस न्यायिक रिमांड पर लेकर के जेल भेज दिया है। इस मृतक महिला का मायका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के एक जगह का लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जहां भी रहें आप अपना ख्याल रहें, सुरक्षित रहें। जिस तरह से उस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास की रही होगी, उसने एक महिला की वजह से अपनी ही पत्नी का, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसके साथ उसने जिंदगी के कई साल खुशहाली से बिताए, वह बिता रहा था, उसके साथ ही वो दगा कर देता है और खुद भी शायद हमेशा हमेशा के लिए सब सलाखों के पीछे ही रहेगा। कि हो सकता है कि अशोक का अब उस महिला से कभी जिंदगी में मुलाकात भी ना हो, जिसके लिए उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। कल मैं सचिन कुत्सा एक नई कहानी के साथ आपसे फिर जरूर मिलूंगा। नमस्कार।